हाय, कैसे हैं आप? लाइन से कुछ केमिस्ट्री के ऊपर भी बनाया है। पहली बात तो ये है बच्चों, मुझे केमिस्ट्री उतनी नहीं आती, फिज़िक्स और मैथ्स आती है। लेकिन जितना कुछ केमिस्ट्री में आता है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये कह सकते हैं कि जब नहीं आती तो क्यों बना रही हैं, लेकिन जो आ रहा है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको उसमें से कुछ हेल्प मिल जाती है तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री का चैप्टर होता है। ये क्लास 11th में हमको पढ़ना होता है और इससे आईआईटी इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने इसके 2 या 3 वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे तो केमिस्ट्री नाम की कैटेगरी है केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अब मैं आ रही हूँ टॉपिक पर। थर्मोकेमिस्ट्री में है क्या? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा नाम है जो हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। दोनों ही लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर उसे थर्मोकेमिस्ट्री भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसमें जो हमें मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग में आते हैं, वो आता है सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हैं हीट जो सिस्टम में दी जाती है तो उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और जब हम वर्क डन निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो एंथैल्पी हो जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी से जुड़े न्यूमेरिकल इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक आते हैं, एक होता है हेस लॉ। हेस लॉ मैं भी सारे एक एक करके आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं पेपर पेन पे नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन ओरल बता रही हूँ। पेपर पेन के जो क्वेश्चंस हैं या जो डेफिनेशन है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। तो हेस लॉ है। उसके बाद एक इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी। तो वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इस तरीके से मिलता है। एक अगला टॉपिक आपको इस चैप्टर में तैयार करना होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आपका काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं एक तरफ से चलने जा रही हूँ कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी जो पढ़ाई है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो एक कहानी की तरह है कि जिससे दिमाग में वो एक रिकैप बैठ जाए। सबसे पहली चीज़ आप समझिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मतलब तो एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होता है। 2 वर्ड्स पहले होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक गिलास है और उसके अंदर चाय रखी हुई है और वो चाय ऐसे खुली रखी हुई है। तो चाय के अंदर का मैटर और चाय के अंदर की एनर्जी वो सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज हो रही है। तो ये आपका ओपन सिस्टम है। तो जब मैटर और एनर्जी सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज होती है तो वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम उसी जो चाय भरी हुई है गिलास में उसको प्लेट से ढक देते हैं तो आपकी एनर्जी केवल साइड से एक्सचेंज होगी। आप देखिए गिलास पे थोड़ी देर बाद ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है वॉल्स ऑफ ग्लास से। तो जब केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है तो वो है क्लोज्ड सिस्टम, वो मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ। इसके बाद थर्ड आता है कि अगर आप उसी चाय को किसी फ्लास्क में भर दें और उसको टाइटली बंद कर दें तो ना आपका मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा। और आप देखते हैं कि चाय उसमें अगर हम गर्म रखते हैं तो वो गर्म काफ़ी देर तक बनी रहती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से 3 सिस्टम होते हैं। तो जिसके अंदर चाय भरी है तो वो सिस्टम हो गया, और चाय के गिलास के बाहर की जितना भी इन्वायरमेंट है वो आपकी सराउंडिंग्स हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम और सराउंडिंग में क्या अंतर है। इसके बाद इसमें अंदर आता है कि थर्मोडायनेमिक्स किसी भी थर्मोडायनेमिक्स कोई जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर।
इन तीनों वेरिएबल्स की मदद से हम किसी भी गैस वगैरह की थर्मोडायनेमिक स्टेट को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसके हिसाब से ये जो सिस्टम्स हैं इनको कई भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम है आइसोथर्मल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें चाहे मैटर एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे कोई भी रिएक्शन उसके अंदर हो रहा हो। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। तो वो जो सिस्टम होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस उसे कहा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसके बाद अब दूसरा जो प्रोसेस आता है वो होता है आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। रिएक्शन शुरू होने के पहले वॉल्यूम और रिएक्शन खत्म होने के बाद ये वॉल्यूम हमेशा मेरा कांस्टेंट है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद है आइसोबेरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक, ADIABATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हिंदी में रुद्रोष्म भी कहते हैं। तो और आइसोथर्मल को शायद समतापीय प्रक्रिया कहते हैं। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो जो चाय मेरी फ्लास्क में बंद है वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, कि जब जो आपका सिस्टम है उसका सराउंडिंग के साथ ना मैटर एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो, तो वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अब मैं थोड़ा सा उसको और अंदर मतलब मैथमेटिकली बता रही हूँ। तो ये सारे जो भी होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, उस हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। दैट इज़ उसका जो मतलब इक्वेशन है वो है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। W की जगह P डेल्टा V है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब ये Q क्या है, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं या सिस्टम से हीट निकलती है। U क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर एक एनर्जी होती है। जब हम टेम्परेचर देते हैं उस सिस्टम में या टेम्परेचर निकालते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनल एनर्जी कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको घटा करके उस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली जाती है। यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पर। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो आपका वहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका ये फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। ठीक है। अगर मेरी बात कोई बहुत जल्दी हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है भाई, मेरा यही, मुझे ये ऐसे पढ़ाना ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि बात क्या है कि लेसन दिमाग में एक स्टोरी की तरह आ जाता है, तो उसको न्यूमेरिकल, फिर उसकी डेफिनेशन और फिर उसको याद करना आसान हो जाता है। डेफिनेशन आपके लिए, आपके पास अलग अलग टेक्स्ट बुक हैं, मॉडल पेपर्स हैं, किताबें हैं, नेट है, वहाँ पर आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। बात होता है कि हमको उसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी कोशिश है कि वो कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूं जो मैंने समझा है। और आपसे गुजारिश है, मुझे केमिस्ट्री उतनी नहीं आती जितनी मुझे फ़िज़िक्स और मैथ आती है, तो अगर कुछ गलतियां हो तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा, और जो बातें आपको सही लगे, जो आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट, आप उनको मुझसे सीख लीजिएगा। और मैं बहुत बड़ी टीचर नहीं हूँ, एक सिंपल इंसान हूँ, आपके साथ अपनी जो नॉलेज है शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।
खैर हम टॉपिक पर आ रहे हैं। इसके बाद आपको निकालना होता है कि आपको निकालना होता है हीट। आपको दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपसे कहते हैं कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, और आपको वो कैसे निकालेंगे। तो जब भी कभी किसी सिस्टम की आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी हो और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला नहीं यूज़ करना है, तो वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होता है वो लगता है NCV/dt। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा T आपका चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। तो CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मान लीजिए आपका CP दिया है, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है तो हमारा वो एंथैल्पी निकल कर आता है, चेंज इन एंथैल्पी। एक नया वर्ड है चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी को हम H से, H फॉर हैम, डेल्टा H से डिनोट करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N इंटू CP इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, दो डिफरेंसेस हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी वर्क डन निकालना होता है। वर्क डन निकालने के कई फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर आपको Q और U की वैल्यू दी हुई है तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकते हैं P डेल्टा V से। अगर आपके क्वेश्चन में ना प्रेशर दिया है ना वॉल्यूम दिया है, बल्कि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। तो PV की वैल्यू NRT के बराबर है, तो वर्क डन आपका P डेल्टा V है, तो वर्क डन आपका डेल्टा NRT भी रख करके आप निकालेंगे तो वो आपका आंसर आएगा। दूसरी बात, R की दो वैल्यू होती हैं। अगर आपका वर्क डन जूल में आप निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आप R की वैल्यू 8.31 करके रखेंगे, ठीक है। और अगर आप अपना वर्क डन कैलोरी में निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आप R की वैल्यू 2 रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के समय बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर कैलोरी में वर्क डन है, कैलोरी में CAL, तो आप वहाँ R की वैल्यू न्यूमेरिकल में 2 रखिएगा। और अगर वो आपका जूल में वर्क डन है या किलो जूल में है तो R की वैल्यू आप 8.31 करके रखिएगा। ये दो बातें थी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप गिब्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका नया फार्मूला आ गया CP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। उसके अलावा आप एंथैल्पी निकालने के लिए हेस लॉ का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। उसके बाद आपका एक फार्मूला और हेस लॉ से ये होता है कि मिस्टर हेस ने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता है और कोई एक रिएक्शन, वही रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है, तो कई स्टेप्स की जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होती है, कई स्टेप्स की जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली जो रिएक्शन का स्टेप की एंथैल्पी होती है वो उसके बराबर होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हेस लॉ आप ज़रूर इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा। इसमें मान लीजिए जैसे एक रिएक्शन दिया है, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, A + B = C, ठीक। और एंथैल्पी आपकी दी हुई है डेल्टा H की, इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, मान लीजिए P किलो जूल करके आपकी हीट निकल रही है। और आपका रिएक्शन है A + B एट फॉर्म C, एरो C। और आपको इसका उल्टा पूछा जाए कि अगर C' = A + B, तो वहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। तो आपकी वहाँ पे मान लीजिए P निकल रही थी एंथैल्पी, तो इस केस में आपकी एंथैल्पी हो जाएगी -P। समझ में आ गया। मतलब अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ ले गए और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ ले गए तो एंथैल्पी की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोफिशिएंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स कर दिया तो आपकी एंथैल्पी की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो गई, हाफ कर दिया तो एंथैल्पी की वैल्यू भी हाफ हो गई। और उसके बाद आप हेस लॉ से सारी एंथैल्पीज़ को सम कर देंगे तो आपकी टोटल एंथैल्पी चेंज निकल आएगा। तो इस तरीके से एंथैल्पी के कई फॉर्मूले हैं। एंथैल्पी को आप गिब्स फ्री एनर्जी से भी निकाल सकते हैं।
उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी, जो आपका डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी था, वहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर टी आपका टेम्परेचर है और डेल्टा एस एंट्रोपी है। ये गिब्स की हेल्मट्स इक्वेशन है, मिस्टर गिब्स ने निकाली थी और इन्होंने एंथैल्पी को गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट किया था। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर अब आप रिएक्शन में देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आपकी एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव अगर होती है, ठीक है, तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आने के लिए अगर आप टी डेल्टा एस देखें तो डेल्टा एस की वैल्यू ज़रूर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा एस यानी एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो रिएक्शन रुक जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी के 3 केस होते हैं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि नहीं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी जैसे वाटर से आइस में गया, आइस से वाटर में आ गया। तीसरा चीज़ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए 3 केस है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस में है तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन आपको प्रोसीड नहीं करेगा और वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमको ये बताता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़, रिएक्शन में अगर मान लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव निकल आती है तो आपका वापस कौन सा साइड, जैसे मान लीजिए एक हमने रिएक्शन दे दिया x इज इक्वल टू वाई, मतलब x चेंज हो जा रहा है y में। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस ऑफ आयोडीन विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट, इट गेट्स चेंज इनटू आयोडीन विच इज़ इन द गैसियस स्टेट, और हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर्स पे कुछ दिया हुआ है, तो हम वो अलग अलग टेम्परेचर्स रख के उसको सॉल्व करते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारा आयोडीन सॉलिड स्टेट में ही रह जाएगा, यानी वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा नहीं, गैसेस मतलब प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपका एक जो टॉपिक और आता है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक्चुअली डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ रिएक्शन, यानी कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है मॉलिक्यूल्स को, वो कितना मूव कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, ये एंट्रोपी मेज़र करता है। दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम इज द मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी को निकालने के लिए 2-3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यानी एंथैल्पी को आप जब टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन से हम लोग इस फार्मूले को निकाला। दूसरा चीज़, आप नंबर ऑफ़ मोल से भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोई भी रिएक्शन है उसमें आप प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको आपस में माइनस कर लीजिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ़ मोल्स माइनस किए, दोनों तरफ 1-1 है, जैसे आयोडीन गैस से आयोडीन सॉलिड में बदला या आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस में बदला, तो यहाँ पे दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है तो आंसर 0 आ गया। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि गैस में इनके पास रैंडम करने के कई डायरेक्शंस हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन many directions in comparison to solid. So entropy of gas with comparison to solid is more. So whenever anything changes from solid state to gaseous state or liquid state, its entropy always increases. And when anything changes from gaseous state to solid state, its entropy decreases. ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, कभी कभी कंपटीशन में इससे रिलेट करके पूछ लेते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ पैटर्न बदल रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाया है NTA अभ्यास में, देख लीजिए जा कर के। नहीं तो मैं एंट्रोपी के सारे वीडियोस सब आपस में रिलेट कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके, कि जितने भी मैंने अभी एंट्रोपीज़ के बनाए हैं तो वो आप एक के बाद एक देख सकते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत तो मुझे आता है। इसमें एक चीज़ और है, बॉन्ड ऑफ एसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी निकालने के। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मैं अभी बना नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन में आपके 2H हैं, H और H मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। क्लोरीन आपका Cl2 हो गया, तो उसमें 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी हो गया। और HCl आपका बना 2HCl, क्योंकि जब आप बैलेंस करेंगे तो 2HCl बना, यानी यहाँ पर आपके HCl के 2 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो आपकी जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी है, जो आपकी क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी दी है, वो दोनों आप जोड़ेंगे, और जो आपकी प्रोडक्ट में 2HCl की बॉन्ड एनर्जी दी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी होगी, और टोटल कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी होती तो वो उसके बराबर करके आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसके न्यूमेरिकल का अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, मैं थक गई थी। लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी का इस तरीके से ही होता है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है A2 + B2, इट फॉर्म्स 2AC। तो देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन A and A, इट हैज़ सम एनर्जी। देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन B and B, इट हैज़ सम एनर्जी। एंड देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन AB molecules, and there are two molecules of AB which are formed. So we multiply 2 molecules of AB, उनके बीच का जो बॉन्ड एनर्जी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपको माइनस करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड का है। और जो रिएक्टेंट की साइड के आपके हैं A बॉन्ड की एनर्जी, B बॉन्ड की एनर्जी, ये दोनों आपको एक साथ जोड़नी है, और प्रोडक्ट के साइड वाली बॉन्ड एनर्जीज आपको एक साथ जोड़नी है, और फिर दोनों को माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से जो बीच में एनर्जी निकल के आती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। इससे जुड़े हुए भी न्यूमेरिकल आपके थर्मोकेमिस्ट्री के लेसन में है। मेरी ये कोशिश है, मैंने ओरल आपको ये रिकैप किया है, और आप जब लेसन को पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। और मैंने एक NTA अभ्यास का बनाया हुआ है जिसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में अभी तक के 2020 में बना रही हूँ, तो इसके पहले के जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसमें से जो मुझे ऐसे लगे कंसेप्ट बेस, वो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है सॉल्व करके, तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो आपको शुरू में बोरियत भी हो सकती है क्योंकि मैंने लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है, आप उसको लाइन से देखिएगा। पीछे की तरफ ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि पीछे जाते जाते वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको स्किप मत कीजिएगा। एनीवे, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।